वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग टिश्यू चैप्टर के बारे में शुरुआत किए थे। हम लोग जानते थे कि टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है और उसका कॉमन ओरिजिन होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखे थे कि कितने तरह का टिश्यू होता है, जिसमें सबसे पहला देखे थे एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा जो देखे थे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट जो देखे थे उसका नाम था नर्वस टिश्यू। इन सारे के फंक्शंस पे हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो पिछले क्लास का वीडियो जाके देख सकते हैं। सबसे पहला देखे थे एपिथेलियल टिश्यू जो कि लाइनिंग और कवरिंग का काम करते हैं। दूसरा जो था कनेक्टिव टिश्यू जो कि ऑर्गन से ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है और बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है। तीसरा टिश्यू जो देखे थे उसको मस्कुलर टिश्यू बोलते थे जो कि लोकोमेशन और मूवमेंट में मदद करते हैं। और लास्ट जो है न्यूरल टिश्यू जो कि सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग देखे थे एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू था स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था क्यूबॉइडल, तीसरा था कॉलमनर, चौथा था सिलिएटेड। इसके अलावा दो और भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और एक लास्ट जो इसे बोलते हैं हम लोग ग्लैंडुलर। तो पिछले क्लास में हम इसके शेप के बारे में देख चुके थे। आज की क्लास में हम इसके फंक्शंस को समझेंगे और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होते हैं हमारे बॉडी में, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है जिसको हम लोग पढ़े थे स्क्वामस इपिथेलियम। सबसे पहला टिश्यू था स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हम लोग क्या देखे थे कि इसके नीचे जो होता है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि असेलुलर मेम्ब्रेन होता है और इसका काम होता है एपिथेलियल टिश्यू को होल्ड करना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे देखे थे, ये फ्लैट एंड स्ट्रक्चर बना रहा था, ऐसे स्क्वीज टाइप का था, स्क्वीज किया हुआ था, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर था और इसके बीच में न्यूक्लियस थे। इसके अलावा हम यही देखे थे कि नीचे वाला जो लेयर होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू के लेयर पाए जाते हैं, कनेक्टिविटी जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू का फीचर्स है। चलिए, तो अब ये बात हो गई स्क्वामस एपिथेलियम की। अब सबसे पहले जानते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो ये चीज याद रखिएगा, स्क्वामस एपिथेलियल का जो टिश्यू है ये इसका शेप ऐसा क्यों होता है, फ्लैटन क्यों होता है, इसके पीछे कारण भी है। क्योंकि इसका जो मेन काम होता है ये एक्सचेंज कराना होता है, किसी भी सरफेस से एक्सचेंज, किसी मटेरियल को आसानी से एक्सचेंज कराना होता है। तो अब जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, चाहे वो गैसेस का हो सकता है, फ्लूइड का हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसमें जो एक्सचेंजिंग सरफेस है उसे हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। उसका सरफेस कुछ ऐसे होता है, लंग्स के अंदर पाया जाता है, जो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। इस तरह से इसे गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पे और इसके अंदर भी टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से सरफेस पाए जाते हैं। ये लंग्स के एल्वोलाई हैं और इसके अंदर का सरफेस। और नीचे जो होते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर आरबीसी पाया जाता है। अब ये यहाँ पर फ्लैटन सरफेस होने की वजह से आसानी से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। ये इसके फायदे हैं। तो सबसे पहला लोकेशन इसका लंग्स के एल्वोलाई। इसके फंक्शन क्या हो, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। अगला जो है कैपिलरी वॉल में पाए जाते हैं। आप सभी देख सकते हैं ये जो है ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर भी इस तरह से स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। कुछ इस तरह से, क्योंकि कई बार ब्लड वेसल से बहुत सारे जो है फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबको क्रॉस करते हुए ही बाहर निकलते हैं। तो ये फायदा है इसका स्क्वामस एपिथेलियम का कि आसानी से कोई भी चीज़ का डिफ्यूजन बाउंड्री बना सकते हैं, आसानी से किसी चीज़ का एक्सचेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोथीलियम।
जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो लास्ट लेयर होते हैं उसको हम लोग इंडोथीलियम ही बोलते हैं। दिस वन लेयर इज कॉल्ड इंडोथीलियम। तो इंडोथीलियम के लेयर को भी लाइनिंग करते हैं। अगला है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होते हैं? पेरिटोनियम जो होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के आउटर वॉल को जो हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को भी लाइनिंग करते हैं। अगला है बॉमन्स कैप्सूल एंड नेफ्रॉन। बॉमन्स कैप्सूल एंड नेफ्रॉन। बॉमन्स कैप्सूल क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो फिल्टरिंग यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। जो हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है वो काम होता है किडनी का। और उस किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। चलिए, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें कुछ कप शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ कप शेप का ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग बॉमन्स कैप्सूल। और ये बॉमन्स कैप्सूल का जो काम होता है ये होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप सभी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इधर से ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड देके ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। इसे बोलते हैं हम लोग बॉमन्स कैप्सूल। इसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी। दिस पार्ट इज कॉल्ड डीसीटी। और इधर कलेक्टिंग ट्यूब होते हैं। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं जो कप शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है इसे हम लोग बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। और इस बॉमन्स कैप्सूल से ही ब्लड फिल्टर होके आता है। तो इसके अंदर भी डिफ्यूजन बाउंड्री जो बनाता है वो आपको स्क्वामस एपिथेलियल ही बनाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है कि स्क्वामस एपिथेलियम के क्या फंक्शन होते हैं, क्या लोकेशन होते हैं। इन सारे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक चीज याद रखना है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं तो इसका फंक्शन कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले लंग्स के एल्वुलाई में होंगे, कैपिलरी वॉल में होंगे, इंडोथीलियम के अंदर होंगे, पेरिटोनियम के अंदर होंगे और बॉमन्स कैप्सूल और नेफ्रॉन के अंदर भी पाए जाते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। बॉमन्स कैप्सूल के बाद हम लोग को पढ़ना है क्यूबॉइडल स्क्वामस एपिथेलियम के बाद पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि इनमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। स्क्वामस एपिथेलियम भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लाई होता है और क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है। अंतर बस इतना है कि स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है फ्लैटेंड सरफेस बनाता है, जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये क्यूब का स्ट्रक्चर बनाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका नाम इसके स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करता है। जैसे देख सकते हैं ये नीचे फिर से बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ऐसे सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके जस्ट नीचे जब सेम न्यूट्रिशन के लिए आपके कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होते हैं जो कि न्यूट्रिशन का सप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये बात हो गया। अब इसका काम क्या है इंपॉर्टेंट। तो इसका काम होता है हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ हम बॉडी में एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन यानी किसी भी चीज़ को सोखना और किसी भी चीज़ को बाहर निकालने का जो काम होता है, सेक्रेट करने का काम होता है, स्राव करने का काम होता है, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो बात ये है इसका काम एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में? तो सबसे पहले याद रखेंगे इसका जो मेन लोकेशन है वो है डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा इसका लोकेशन है डक्ट ऑफ ग्लैंड। तीसरा इसका लोकेशन है पीसीटी हैज ब्रेस्ट बॉर्डर देखिए सबसे पहले जो है ये डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, और ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं कुछ ऐसे, और ऐसे ये क्वाइल्ड होते हैं और फिर नीचे जाके फिर ऐसे सामने आते हैं कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, और ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिसे बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसे पीसीटी बोलते हैं, इसे डीसीटी बोलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा पहले कि जितने भी ये सब जो देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं डक्ट्स। इट्स डक्ट्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफाइड फॉर्म पाया जाता है कुछ इस तरह से। इसका साइटोप्लाज्म पर आता है और ये जो है ऐसे कुछ फोल्ड हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये फोल्ड होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन करता है। पिछले क्लास में इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसलिए क्योंकि इसका जो ऊपर का सरफेस है, जैसे जो उसका ऊपर का सरफेस है उसका साइटोप्लाज्म बहुत सारे फोल्ड हो गए, फिंगर लाइक माइक्रोवेली बना लिया है, जिससे सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ज़्यादा होता है। तो हम बता दें कि आगे आप लोग पढ़ेंगे किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो काम होता है फिल्टर करना, और उस फिल्टर्ड ब्लड में से जो भी अच्छे न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब और सेक्रेट करना। तो ये ट्यूब्स में कुछ ऐसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं, जिसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। चलिए ये सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल कॉलमनर सेम है, इसका भी काम है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन करना। जिस तरह से फंक्शन है क्यूबॉइडल का उसी तरह से फंक्शन है कॉलमनर का, बस शेप का अंतर है। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप के पाए जाते हैं और कॉलमनर में कॉलम शेप के आपके टिश्यू पाए जाते हैं। अगला है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जस्ट सेम, इसका भी शेप सेम होता है, बस अंतर क्या है कि इसके ऊपर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे। इसका भी वही काम है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन करना। इसके नीचे यहाँ पे न्यूक्लियस लिख के पास पाए जाते हैं, इसका भी काम हो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। याद रखना है ये चीज इंपॉर्टेंट, ये जो होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक करता है। हम जानते हैं कि ये भी हमारा स्टमक है, इस स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है HCl, तो इसके अंदर ये कुछ ऐसी लाइनिंग करता है, कुछ ऐसे लाइनिंग करता है। स्टमक के अंदर भी हमारे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होते हैं। एब्जॉर्प्शन 3 चीज का होता है, अल्कोहल, शुगर एंड वाटर। इस तरह से देख सकते हैं इसका एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, इसका भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें एक मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है कुछ ऐसे, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और ऊपर आके कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म इसका फोल्ड हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन ज़्यादा होते हैं। फिलहाल हम लोग को इसमें इतना ही पढ़ना है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हेयर फॉलिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। इसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। इसका काम होता है किसी भी पार्टिकल्स को आगे की तरफ मूव करना, किसी पार्टिकल्स को। इस तरह से जो स्ट्रक्चर पाए थे इसे बोलते हैं हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम इसको हम लोग बोलते हैं सिलिया, जो कि जनरली बने होते हैं
प्रोटीन्स का, इसे हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें भी दो तरह का, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, और इसी में एक दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। कुछ ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे और उसके ऊपर ऐसे सीलिया पा जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ऐसे, इसे बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसका ये नाम इसके सीलिया के प्रेजेंस की वजह से पड़ा है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, यह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जबकि आपके क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम जो होते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो अभी देख चुके हैं हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, पहला कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। बात यह है कि इन दोनों का लोकेशन कहाँ होता है, तो इन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। जो आपका कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये जो होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, जैसे कि ट्रैकिया, और दूसरा जो होता है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ऑफकोर्स आप सब जानते हैं फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये देख सकते हैं आप लोग, फीमेल यूटेरस है, और ये यूटेरस के अंदर ऐसे फैलोपियन ट्यूब होता है जिससे ओवम जो होता है यानी फीमेल एग जो होता है ये स्पर्म से मीट करता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है, और इस कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाया जाता है। इस सीलिया का काम होता है जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, सीलिया का काम होता है जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको आगे की तरफ ऐसे पुश करना और ओवम को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, ये होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट बचा इसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जैसे इसके नाम से क्लियर है, स्यूडो मीन्स होता है जो फॉल्स हो, जो सही नहीं हो, जो ट्रू नहीं हो, उसे बोलते हैं स्यूडो। इसका नाम क्लियर है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है कि नीचे आपका सेम जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है जिससे मालूम चलता है कि ये सिंगल लेयर ना होके ये डबल लेयर है। किसी का बाउंड्री डिफाइन नहीं होता, सब आपस में ऐसे अलाइन दिखाई पड़ते हैं, जैसे देख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किसी भी सेल्स की पहचान जो करते हैं हम लोग उसके न्यूक्लियस से करते हैं। और इसमें न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है बहुत इरेगुलर होता है, किसी में पहले ऊपर न्यूक्लियस पाया जाता है, किसी में बेस के पास न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके वजह से मालूम पड़ता है कि ये डबल लेयर है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगल लेयर होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और इसका जो लोकेशन होता है यह हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ से हम सांस लेते हैं, जो रास्ता होता है हमारे सांस लेने का उसे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अगला जो हमारा बच रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। वैसे एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब जानेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को सेक्रेट करता है, किसी भी केमिकल्स को सेक्रेट पाया जाता है,
सेक्रेट करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो केमिकल सेक्रेट करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होंगे, जैसे कि इंजाइम्स होंगे। उन सब के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो होते हैं फॉर्म्स ग्लैंड्स फॉर सेक्रेशन, किसी भी केमिकल्स को सेक्रेट करने के लिए ये पाए जाते हैं। अब जानेंगे कि ये ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं, ग्लैंड्स होते क्या हैं, वो सब जानेंगे। चलिए, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये सेक्रेट केमिकल्स, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, केमिकल सेक्रेट करने का काम करते हैं। देखिए, ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, अलग अलग बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ग्लैंड है इसे बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ग्लैंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होता है इसमें एक सेल सारे के सारे फंक्शंस कराते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ग्लैंड में अलग अलग सेल्स जो होते हैं अलग अलग इंजाइम या हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हम सब जानेंगे जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल। हमारे बॉडी में बहुत सारे जो होते हैं गॉबलेट सेल्स पाया जाता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है गॉबलेट सेल का, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया, जिसका मेन काम होता है म्यूकस सेक्रेट करना। हमारे बॉडी में जहां जहां म्यूकस सेक्रेट होता है वहां पे आपके गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। और ये गॉबलेट सेल जो होते हैं ये यूनिसेलर ग्लैंड होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं टोटल, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, एटीसी एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। यूनिसेलर ग्लैंड में गॉबलेट सेल को छोड़कर बाकी सारे मल्टी सेलर में आते हैं। चलिए, एक दूसरा क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेक्रेशन। दूसरा क्लासेस है ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेक्रेशन, सेक्रेशन के आधार पे, यानी किस तरह का केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है उस आधार पे हम लोग देखिए तो दो तरह ग्लैंड्स और होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग देख लेते हैं। एक तरह ग्लैंड और है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, एक जो पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो है अपना जो केमिकल्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो जो होता है डक्ट्स के माध्यम से सेक्रेट करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए, जस्ट इमेजिन ये आपका बॉडी सरफेस है, ये आपका बॉडी सरफेस के अंदर एक छोटा सा अंदर में स्किन के अंदर एक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के अंदर जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाया, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में जाने थे इसको, इसके अंदर ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होते हैं अपने केमिकल्स इसमें पॉर कर देते हैं, अपना डाल देते हैं, और ये सारे केमिकल्स जो होते हैं ये बॉडी सरफेस पे ऐसे रिलीज किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, वह ग्लैंड जो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ना डाल के डक्ट के माध्यम से सेक्रेट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे ये देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डक्ट। तो जो डक्ट के माध्यम से बॉडी सरफेस पे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसलिए इसका नाम है विथ डक्ट ग्लैंड, विथ डक्ट ग्लैंड। जबकि इंडोक्राइन में हम लोग क्या देखते हैं, ये अपना जो है केमिकल्स के हैं या अपना प्रोडक्ट्स के हैं, ये डायरेक्टली डक्ट के माध्यम से ना सेक्रेट करके ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करता है। इसे हम लोग विदाउट डक्ट ग्लैंड कहते हैं, विदाउट डक्ट ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, देख सकते हैं एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल है और ये बाहर आपकी ग्लैंड्स के सेल है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल जो होते हैं ये अपना केमिकल्स ये बाहर सेक्रेट करते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं होता है, और ये केमिकल्स जो होते हैं फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डक्ट के माध्यम से बॉडी सरफेस पे रिलीज किए थे, जबकि यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली अपने केमिकल्स को अपने प्रोडक्ट्स को ब्लड स्ट्रीम में पोर करता है। तो इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं और इसे हम लोग विथ डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जो है ये क्लासिफिकेशन है, ये सेक्रेशन के आधार पे है। अब बात है कि दोनों के एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, कौन कौन से आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अलावा इसके केमिकल्स को क्या बोलते हैं और इसके केमिकल्स को क्या बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इंजाइम्स, इसे हम लोग बोलते हैं इंजाइम्स, जबकि ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। यही दोनों में अंतर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इंजाइम प्रोड्यूस करेगा और इंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपके हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन है, जिसका मेन काम होता है आपका मेटाबॉलिक कंट्रोल करना, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को कराना, जैसे कि मिल्क, एंजाइम, ईयर वैक्स, स्पर्म, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं और ये जो होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और बहुत सारे ग्लैंड है etc। तो अभी तक हम देखे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने तरह का एपिथेलियल टिश्यू पाया था हमने देखा। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम, उसके फंक्शंस को देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके फंक्शन को देखिए, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और लास्ट में आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये था पूरा आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल जंक्शन, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के अलावा आपके मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा नया टॉपिक है सेल जंक्शन। ये कुछ अपना पटना जंक्शन से मैच करता है। चलिए, ऑफकोर्स इसके फंक्शन भी कुछ वैसे ही हैं। सेल जंक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच में कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक पाया जाता है, जिसके वजह से ये अपने सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक होता है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सेल्स के बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन। इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र करना। अभी हम लोग देखेंगे और इसके फंक्शंस जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। स्ट्रक्चर तो देते हैं, साथ साथ इसके फंक्शन कराने का भी काम करते हैं। फंक्शनल लिंक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल सेल्स। present in epithelial tissue as well as muscular and nervous tissue. ठीक है, सेल जंक्शन जो होता है वो दो सेल के बीच में स्ट्रक्चर बनाता है, उसके साथ साथ फंक्शन भी कराने का काम करता है दो अलग अलग सेल के बीच में, और ये एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है और साथ ही साथ मस्कुलर और नर्वस टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि कितने तरह का, जानने का प्रयास करेंगे कितने तरह का सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। तो सेल जंक्शन जो होते हैं करीब करीब 3-4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो सेल जंक्शन उसे बोलते हैं हम लोग टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। दूसरा होता है
गैप जंक्शन, इससे हर बार एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते हैं। तीसरा होता है एडहेरिंग जंक्शन, और लास्ट जैसे बोलते हैं हम लोग डेस्मोसोम्स। एक एक करके हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके क्या फंक्शन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।